12 साल बाद कैफे में वेट्रेस को मिला उसके बेटे का बाप, जो अब एक मिलियनियर है। पार्ट 2। लियाम स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था। माइकल हैरिसन के बारे में जितने भी लेख मिल सकते थे उन्हें पढ़ता जा रहा था। वो आदमी हर जगह छाया हुआ था। सैन डिएगो की बिजनेस न्यूज में, टेक स्टार्टअप्स के रिबन काटते हुए, आर्थिक सम्मेलनों में भाषण देते हुए और चैरिटी में दान करते हुए। उसका पिता, ये शब्द अब भी अजीब लग रहे थे। रोमांचक, डरावने और हैरान कर देने वाले, सब कुछ एक साथ। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हैरिसन फाउंडेशन की ओर से एक ईमेल। लियाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिय मिस्टर सिमंस, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी हैरिसन फाउंडेशन एस्टेम शिक्षा ग्रांट के लिए की गई एप्लीकेशन को फाइनलिस्ट राउंड में बढ़ा दिया गया है। कृपया इस शुक्रवार हमारे स्प्रिंग बेनिफिट कार्यक्रम में शामिल हों, जहां इस साल के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। सादर, हैरिसन फाउंडेशन एजुकेशनल कमेटी। लियाम हैरान रह गया। उसने कभी कोई ग्रांट के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन इस टाइमिंग को इत्तेफाक कहना मुश्किल था। किसी ने जानबूझकर उसका नाम फाइनलिस्ट लिस्ट में डलवाया था। यही उसका टिकट था उस इवेंट में जाने का। उसने जल्दी से ईमेल अपने स्कूल के पते पर फॉरवर्ड किया और प्रिंट निकाल लिया। अब उसके पास अपनी मां को दिखाने के लिए ठोस सबूत था, इवेंट में जाने का एक वैध कारण। लेकिन दिल के अंदर वो जानता था, ये कोई संयोग नहीं था। किसी ने चाहा था कि वो उस इवेंट में पहुंचे। उधर माइकल हैरिसन फाउंडेशन के एजुकेशन डायरेक्टर जेराल्ड टर्नर के सामने बैठा था, जो शुक्रवार के बेनिफिट के लिए फाइनल ग्रांट प्राप्तकर्ताओं की सूची की समीक्षा कर रहे थे। हमने स्टेम कैटेगरी में एक आखिरी समय का फाइनलिस्ट भी जोड़ा है, टर्नर ने कहा, एक फोल्डर उसकी ओर सरकाते हुए। रिन्यूएबल एनर्जी पर एक असाधारण प्रोजेक्ट। सिलेक्शन कमेटी काफी प्रभावित हुई। माइकल ने सबमिशन को पलटना शुरू किया। एक इनोवेटिव छोटे आकार की विंड टरबाइन का विस्तृत प्रस्ताव, जिसे एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट ने डिजाइन किया था। नाम था लियाम सिमंस। सिमंस, माइकल ने नाम दोहराया। कुछ था इस नाम में जो उसे अंदर से खींच रहा था। यह प्रोजेक्ट कमाल का है, खासकर उसकी उम्र को देखते हुए, टर्नर ने सुझाव दिया। शायद आप इसे खुद प्रेजेंट करना चाहेंगे। ग्रीन एनर्जी में आपकी रुचि को देखते हुए यह एकदम उपयुक्त रहेगा। माइकल ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें उस बच्चे की तस्वीर पर अटक गईं। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था, एक अजीब सी परिचित झलक। हाँ, माइकल ने कहा, मैं इसे खुद प्रेजेंट करूंगा। टर्नर के जाने के बाद भी माइकल उस तस्वीर को घूरता रहा। लियाम सिमंस, क्यों यह नाम इतना जाना पहचाना लग रहा था? मिसेस हेरेरा, हैरिसन एस्टेट की पुरानी हाउसकीपर, स्टडी रूम में धूल झाड़ रही थी जब एवलिन अपनी सैर से लौटी। हैरिसन परिवार में 30 साल की सेवा ने मिसेस हेरेरा को सिखा दिया था कि कब बोलना है और कब अदृश्य हो जाना है। आज एवलिन के चेहरे पर गुस्से की जो गर्जन थी, उसे देखकर अदृश्य हो जाना ही समझदारी लग रहा था। मिसेस हेरेरा, एवलिन ने तीखे स्वर में कहा, क्या मेरे बेटे ने कॉल किया है? नहीं मैडम, उन्होंने सिर झुकाए जवाब दिया। लेकिन मिस्टर टर्नर फाउंडेशन से कुछ कागजात छोड़ गए थे। एवलिन ने बेमन से सिर हिलाया और अपने निजी ऑफिस में चली गई। मिसेस हेरेरा ने धीरे से सांस छोड़ी और फेदर डस्टर एक ओर रख दिया। उन्होंने उन ग्रांट पेपर्स पर जो नाम देखा था, सिमंस, वो उन्हें याद आ गया। 12 साल पहले यही नाम इस घर में आया था, एक गर्भवती हताश युवती के साथ, जिसे एवलिन ने दरवाजे से लौटा दिया था। मिसेस हेरेरा बगल वाले कमरे में चांदी के बर्तन पॉलिश कर रही थी जब एवलिन ने उस लड़की को धमकाया था। कहा था कि माइकल का उस लड़की या बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा था कि कैसे वो लड़की टूटकर जमीन पर बैठ गई थी जब एवलिन ने उसे एक चेक दिया था, इस शर्त पर कि एंड्रिया सिमंस हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। मिसेस हेरेरा ने यह राज 12 साल तक छुपा कर रखा, जैसे बाकी सारे हैरिसन परिवार के राज। लेकिन आज फिर वही नाम देखकर, सिमंस, उन्हें पहली बार लगा कि शायद कुछ राज हमेशा छुपे रहने के लिए नहीं होते।
एंड्रिया अपनी शिफ्ट के बाकी समय पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाई। एवलिन की धमकियां उसके मन में गूंजती रहीं। उन डरावने दिनों की यादें लेकर आईं जब वो 12 साल पहले हैरिसन मेंशन के दरवाजे पर खड़ी थी। माइकल से मिलने की भीख मांग रही थी। उसे कहा गया था, माइकल का तुमसे या तुम्हारे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। वो बहुत कम उम्र की थी, बहुत कमजोर। वो चेक लेना एक हार जैसा महसूस हुआ था, लेकिन पेट में बच्चा था और सहारा कोई नहीं था। क्या विकल्प था उसके पास? और अब एवलिन फिर सामने खड़ी थी, वही ठंडी आंखें, वही बर्फ सा दिल। फिर से कोशिश कर रही थी एंड्रिया को मिटाने की, लियाम को माइकल की जिंदगी से मिटाने की। लेकिन इस बार एंड्रिया वो डरी सहमी लड़की नहीं थी। इस बार वो झुकेगी नहीं। जब एंड्रिया घर लौटी तो उसने देखा कि लियाम उसका इंतजार कर रहा था, खुशी से उछलता हुआ। मॉम, देखो। उसने एक प्रिंटेड ईमेल उसकी ओर बढ़ाया। मेरा सिलेक्शन हैरिसन फाउंडेशन ग्रांट के लिए हुआ है, मेरी विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट पर। अवार्ड सेरेमनी शुक्रवार को होने वाली बेनिफिट में है। एंड्रिया ने ईमेल पढ़ा। उसके शरीर में खून जम गया। लियाम, ये कुछ सही नहीं लग रहा। तुमने कभी इस ग्रांट के लिए आवेदन ही नहीं किया था। शायद मिस्टर गार्सिया ने मेरा प्रोजेक्ट भेजा हो। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना चाहिए। एंड्रिया ने सिर हिलाया। यह पूरा मामला एवलिन हैरिसन की चाल जैसा लग रहा था, एक जाल जिससे लियाम की पहचान सबके सामने लाकर बाद में उसे बदनाम किया जा सके। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए, एंड्रिया ने कहा। लियाम का चेहरा गिर गया। क्या मॉम? ये एक बहुत बड़ा मौका है। कॉलेज ऐसे अवार्ड्स देखते हैं और कैश प्राइज भी है जो मेरी पढ़ाई में काम आ सकता है। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, एंड्रिया ने कहा, सही शब्द ढूंढते हुए ताकि ज्यादा कुछ ना खोलना पड़े। क्या ये उनके बारे में है? लियाम ने पूछा। माइकल हैरिसन के बारे में? क्योंकि मैं समझ गया हूं मॉम। मुझे पता है वो वहां होंगे, और मुझे पता है कि वो मेरे पिता हैं। लियाम, जेक के डैड तैयार हैं हमें ले जाने के लिए। अगर आप मुझे उनके साथ जाने नहीं देंगी तो मैं खुद कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। उसकी आंखों में जो जिद थी वो बिल्कुल माइकल जैसी थी। एंड्रिया को पता था, उसका बेटा एक बार जो ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता, अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। ठीक है, एंड्रिया ने हार मानते हुए तुरंत निर्णय लिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लियाम का चेहरा खुशी से चमक उठा। सच में? आप चलेंगी? हाँ, एंड्रिया ने दृढ़ता से कहा। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों सच्चाई जाने। जो उसने लियाम से नहीं कहा वो ये था कि वो किसी भी कीमत पर लियाम को स्टेज या माइकल के पास नहीं जाने देगी, जब तक वो खुद नहीं समझ जाती कि एवलिन क्या योजना बना रही है। अगर हैरिसन परिवार की मुखिया को टकराव चाहिए था तो मिलेगा, लेकिन एंड्रिया की शर्तों पर। 12 सालों से उसने अपने बेटे को सच्चाई से बचा कर रखा था। अब वो उसे हैरिसन परिवार से बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे वो सब कुछ क्यों ना बताना पड़े जो उसने इतने सालों से छुपा कर रखा है। जब लियाम ने उसे गले लगाया और उसके कंधे पर धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू मॉम, एंड्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना की कि वो अपनी और अपने बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ना कर रही हो। शुक्रवार की शाम बेसाइड कन्वेंशन सेंटर सैन डिएगो के अमीर और प्रतिष्ठित लोगों से जगमगा रहा था। क्रिस्टल झूमर की रोशनी में टेबलों पर सफेद ऑर्किड और चांदी के कैंडल ब्रास चमक रहे थे। साफ सुथरे काले यूनिफॉर्म में वेटर शैंपेन के ग्लास लिए घूम रहे थे। एंड्रिया ने असहज होते हुए अपनी गहरे नीले रंग की ड्रेस को ठीक किया। वो उसके पास इकलौती फॉर्मल ड्रेस थी। जब वो और लियाम एंट्रेंस की ओर बढ़े, एंड्रिया जानती थी कि उसने इस टिकट के लिए अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। फाइनलिस्ट को सिर्फ एक गेस्ट पास मिलता था, जो लियाम पहले ही जेक को देने का वादा कर चुका था। याद है हमने क्या तय किया था? उसने धीरे से लियाम से कहा। हम सिर्फ अवार्ड लेने आए हैं। माइकल से बात किए बिना उसके पास मत जाना। लियाम ने सिर हिलाया, लेकिन एंड्रिया उसकी आंखों की चमक पहचानती थी।
वो जिद और जिज्ञासा जो हमेशा उसे परेशानी में डालती थी। वो अपने उधार लिए गए सूट में बहुत हैंडसम और परिपक्व लग रहा था, और इतना ज्यादा माइकल जैसा कि उसे देखना दर्दनाक था। वो देखो, जैक है। लियाम ने रजिस्ट्रेशन टेबल के पास खड़े अपने दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं उससे मिलकर आता हूं। एंड्रिया कुछ कह पाती, उससे पहले ही लियाम भीड़ में गायब हो गया। उसने लंबी सांस ली और चारों ओर निगाहें घुमाई। एवलिन हैरिसन कहीं भी दिख सकती थी। जो भी योजना वो बना रही हो, एंड्रिया उसे बीच में ही रोकने वाली थी। दूसरी तरफ माइकल ने अपने फोन के कैमरे में बो टाई ठीक की और मन ही मन अपनी स्पीच दोहराने लगा। ये फाउंडेशन इवेंट्स उसके लिए रूटीन थे। हाथ मिलाओ, डोनर्स को धन्यवाद दो, अवार्ड दो। लेकिन आज कुछ अलग सा बेचैन महसूस हो रहा था। 5 मिनट बाकी हैं मिस्टर हैरिसन, एक इवेंट कोऑर्डिनेटर ने आकर कहा। माइकल ने सिर हिलाया, फोन जेब में रखा। तभी उसकी मां एवलिन हैरिसन पास आई। एवलिन हैरिसन हरे रेशमी गाउन में चमक रही थी। गले और कलाई पर हीरे जगमगा रहे थे। तुम्हारा ध्यान भटका हुआ लग रहा है, उन्होंने कहा, और उसकी पहले से परफेक्ट टाई को और ठीक किया। बस अपनी स्पीच के पॉइंट्स रिव्यू कर रहा था, माइकल ने जवाब दिया। जेनसन मर्जर की अनाउंसमेंट अहम है। एवलिन की नजरें भीड़ से भरते हॉल में घूमी। मैंने हेलेना विटेकर को इनवाइट कर लिया है आज रात। उसके पिता की लॉ फर्म हमारी लीगल टीम के लिए परफेक्ट रहेगी। माइकल ने आंखें घुमाई। उसकी मां की मैच मेकिंग की कोशिशें अब बहुत साफ दिखने लगी थी। मैं अपनी सोशल लाइफ खुद संभाल सकता हूं मां। शायद नहीं, एवलिन ने ठंडे स्वर में कहा। 32 साल के हो गए हो और अभी तक हैरिसन खानदान को आगे बढ़ाने का कोई नामो निशान नहीं। चिंता की बात है। माइकल कुछ कहने ही वाला था कि जेराल्ड टर्नर उसके पास आ गए। माफ कीजिए, लेकिन प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव हुआ है। स्टेम एजुकेशन ग्रांट प्रेजेंटेशन आपकी ओपनिंग स्पीच के तुरंत बाद होगा। यह तो प्लान में नहीं था, माइकल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उस छात्र की मां ने जिद की, टर्नर ने संकोच से कहा। उसका कर्फ्यू बहुत सख्त है। टर्नर की आवाज में कुछ था जिसने माइकल का ध्यान खींचा। उसकी मां यही है? माइकल ने पूछा। हाँ, मिसेज सिमंस ने कल ही टिकट खरीदा। वो यहां आना ठान कर आई हैं। सिमंस नाम सुनते ही माइकल को सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। कैफे की वेट्रेस की तरह, जैसे वो लड़का जो अवार्ड पाने वाला था, लियाम सिमंस। ठीक है, उसने हामी भरी। हम शेड्यूल एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही टर्नर जल्दी से चला गया, माइकल ने अपनी मां की कसी हुई मुद्रा और मुंह की कठोरता को नोटिस किया। सब ठीक है मां? उसने पूछा। एवलिन की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। सब एकदम ठीक है डार्लिंग, चलें। लियाम खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो मंच के पास एक टेबल पर जेक और मिस्टर पीटर्स के साथ बैठा बेचैनी से हिलता डुलता जा रहा था। उसकी नजरें बार बार उस एंट्रेंस पर जा रही थीं जहां उसकी मां वॉशरूम के बहाने गई थी, और उस साइड डोर पर भी जहां से कभी कभी स्टाफ बाहर आ रहा था। ड्यूड, शांत हो जा, जेक ने फुसफुसाते हुए कहा। तू लग रहा है जैसे अभी कुर्सी से कूद पड़ेगा। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो, लियाम ने धीरे से कहा। अगर उसने बस मुझे देखा और सब समझ गया तो, जेक ने कंधे उचकाए। क्या यही तो तू नहीं चाहता? लियाम कुछ कह पाता, उससे पहले ही लाइट्स धीमी हो गईं और स्पॉटलाइट स्टेज पर चमकने लगी। एक प्रतिष्ठित दिखने वाला 60 साल के करीब आदमी माइक तक आया। देवियों और सज्जनों, हैरिसन फाउंडेशन के स्प्रिंग बेनिफिट में आपका स्वागत है। मैं जेराल्ड टर्नर हूं, फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज रात के हमारे होस्ट को मंच पर बुलाने का सौभाग्य मेरा है। हैरिसन एंटरप्राइजेस के चेयरमैन और सीईओ मिस्टर माइकल हैरिसन। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माइकल मंच पर आया, अपने टक्सीडो में आत्मविश्वास और गरिमा से भरा हुआ। लियाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सामने था, उसका पिता, असली में। धन्यवाद, जेराल्ड। माइकल की आवाज गहरी और आत्मविश्वासी थी। हैरिसन फाउंडेशन की स्थापना एक सरल उद्देश्य के साथ हुई थी, हमारे समुदाय के भविष्य में निवेश करना। आज रात हम उसी उद्देश्य का जश्न मना रहे हैं। $2 मिलियन से अधिक की ग्रांट्स के साथ
लोकल संगठनों और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को। जैसे जैसे माइकल अपनी स्पीच दे रहा था, लियाम उसे गौर से देखता रहा। उसके खड़े होने का तरीका, हाथों की मूवमेंट, आवाज का उतार चढ़ाव, हर चीज जैसे वह खुद का बड़ा वर्जन देख रहा हो। यहां तक कि टॉपिक बदलते समय माइकल का बालों में हाथ फिराना भी वैसा ही था जैसा लियाम करता था। आज का पहला अवार्ड रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन को सम्मानित करता है, माइकल ने घोषणा की। हैरिसन फाउंडेशन स्टेम एजुकेशन ग्रांट जाता है एक असाधारण प्रतिभाशाली युवा को, जिसके विंड टर्बाइन डिजाइन ने हमारी पूरी चयन समिति को प्रभावित किया। कृपया मंच पर स्वागत करें लियाम सिमंस। स्पॉटलाइट सीधा लियाम की टेबल पर आ गया। अचानक मिले इस ध्यान से वो जैसे जम गया। जैक ने उसे जोर से कोहनी मारी। तेरा नाम लिया गया है, चल। कांपते पैरों से लियाम उठा और मंच की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम उसे उस आदमी के और करीब ले जा रहा था जिसने अनजाने में उसकी जिंदगी को आकार दिया था। जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा, माइकल ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस लियाम। लियाम ने अपने पिता का हाथ थामा। एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कोई गहरा जुड़ाव जिसने उसकी सांसें रोक दी। वे हाथ मिला रहे थे। वो पहली बार अपने पिता को छू रहा था। थैंक यू सर, वो मुश्किल से बोल पाया। माइकल ने उसे एक नक्काशीदार क्रिस्टल अवार्ड और एक चेक थमाया। तुम्हारा प्रोजेक्ट बेहद इनोवेटिव है। चयन समिति तुम्हारी सस्टेनेबल एनर्जी की समझ से विशेष रूप से प्रभावित हुई। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? माइक अचानक उसके सामने था और लियाम के सामने थी सैकड़ों उत्सुक चेहरों की भीड़। कहीं उस भीड़ में उसकी मां थी, जिसने उसे अकेले पाला, जिसने हर मुश्किल से उसकी रक्षा की। लेकिन आज उसके ठीक बगल में खड़ा था जिंदगी का वो अधूरा हिस्सा, पिता, जिसे अब तक ये भी नहीं पता था कि उसका एक बेटा है। उस पल में 12 सालों की बेचैनी, सवाल, तड़प कि पापा ने कभी मुझे क्यों नहीं चाहा, सब कुछ एक ही भावना में समा गया। मैं, लियाम ने कहना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने गला साफ किया और फिर दोबारा शुरू किया। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। इसका मतलब मेरे लिए बहुत है, लेकिन मुझे कुछ कहना है। ऑडियंस में एंड्रिया एकदम जड़ हो गई। उसे अपने बेटे की आंखों का वो जिद्दी लुक पहचान में आ गया, जैसा वो हाई डाइव से कूदने से पहले देता था या फिर स्कूल के बदमाश बच्चों का सामना करते वक्त। वो भीड़ को चीरते हुए स्टेज की ओर बढ़ी। मेरा नाम लियाम सिमंस है, वो बोला। अब उसकी आवाज में विश्वास था। और मैं अपने पिता के बगल में खड़ा हूं। भीड़ में एक हलचल सी मच गई। माइकल की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके माथे पर सिलवटें आ गईं। माफ कीजिए, माइकल ने धीरे से कहा। लेकिन माइक ने वो भी पकड़ लिया। आप मेरे पिता हैं, लियाम ने कहा। सालों की भावनाएं उसकी आवाज में झलकने लगीं, चाहे उसने उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश की हो। मेरी मां का नाम एंड्रिया सिमंस है। मेरी उम्र 12 साल है। आप खुद हिसाब लगा लीजिए। भीड़ में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मीडिया सेक्शन से कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। माइकल जड़ सा खड़ा था, चेहरे पर अविश्वास का भाव, जैसे वह उस लड़के को देख रहा हो जिसकी आंखें, जबड़ा, नाक, सब कुछ उसके जैसा था। लियाम, एंड्रिया की आवाज भीड़ को चीरती हुई आई जैसे ही वह स्टेज के किनारे तक पहुंची। रुको! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच बाहर आ चुका था। मैं समझा नहीं, माइकल ने कहा। उसकी नजर लियाम से एंड्रिया और फिर वापस लियाम पर गई। ये कोई गलती है? कोई गलती नहीं है, लियाम ने जवाब दिया। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने आपकी तस्वीर देखी थी। देखा था कि हम कितने मिलते जुलते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? इवेंट कोऑर्डिनेटर जल्दी से स्टेज पर आया ताकि उन्हें वहां से उतार सके, लेकिन माइकल ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें अब एंड्रिया पर टिकी थीं। क्या ये सच है? उसने धीमी मगर थरथराती आवाज में पूछा। बढ़ती हलचल के बीच भी बस वही सुनाई दे रहा था। एंड्रिया कुछ कह पाती उससे पहले एवलिन माइकल के पास आ गईं। उनका चेहरा फीका था, लेकिन संयमित। ये साफ साफ एक पब्लिसिटी स्टंट है, उन्होंने माइक में ठहराव से कहा।
सिक्योरिटी, इन लोगों को बाहर ले जाएं। नहीं, लियाम चिल्लाया। उसकी हिम्मत एक पल में टूट गई जब दो सिक्योरिटी गार्ड उसकी ओर बढ़े। प्लीज, सिर्फ मेरी तरफ देखिए। क्या आप नहीं देख पा रहे? बाकी सब तो देख सकते हैं। वाकई, उस स्टेज पर दोनों की शक्लें, हाव भाव, हर चीज में समानता साफ झलक रही थी। माइकल ने हाथ उठाकर सिक्योरिटी को रोक दिया। रुकिए। वो एंड्रिया की ओर मुड़ा, जो अब स्टेज पर चढ़ चुकी थी, और उसने लियाम के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे उसे बचाना चाहती हो। तुम वही वेट्रेस हो, उस कैफे से? एंड्रिया ने सिर हिलाया, चेहरे पर गुस्सा, डर और हार मान लेने का मिला जुला भाव। तुम जानती थी कि मैं कौन हूं, फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। माइकल की आवाज अब खोखली लग रही थी। मैंने कोशिश की थी बताने की, एंड्रिया ने शांत स्वर में कहा। 12 साल पहले तुमने ही जानने से इनकार कर दिया था। ये आरोप माइकल के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। ये सच नहीं है। मैं कभी महिलाओं और सज्जनों, जेराल्ड टर्नर ने हस्तक्षेप करते हुए माइक संभाल लिया। हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे। कृपया फॉयर में जाकर रिफ्रेशमेंट्स का आनंद लें। भीड़ बड़बड़ाते हुए बिखरने लगी। माइकल ने अपनी मां की तरफ देखा। क्या हो रहा है यहां? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? एवलिन का चेहरा एकदम सपाट रहा। इस बारे में अकेले में बात करेंगे माइकल, सबके सामने नहीं। माइकल ने एंड्रिया और लियाम की तरफ देखा। वो औरत जो अब उसे अजनबी सी नहीं लग रही थी, और वो लड़का जिसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। मेरे ऑफिस में चलो, अभी। हम सब। वे स्टेज से उतर गए, पीछे पीछे एवलिन, जिनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे, हर एंगल से इस मोमेंट को कैद करते हुए, जो अगले दिन हर सैन डिएगो अखबार की हेडलाइन बनने वाला था। टेक टाइकून माइकल हैरिसन को चैरिटी गाला में मिला अपना गुप्त बेटा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था पीछे लौटने का, किसी के लिए भी नहीं। कन्वेंशन सेंटर में जो अस्थायी ऑफिस माइकल के लिए तैयार किया गया था, अब वह सांस लेने लायक भी नहीं लग रहा था। चारों के अंदर होने पर माइकल खिड़की के पास टहल रहा था और बार बार लियाम की तरफ देख रहा था, जो एंड्रिया के पास सोफे पर बैठा था। एवलिन खड़ी रही, तनाव से सीधा शरीर, आंखें बार बार अपने बेटे और उस औरत के बीच घूम रही थीं, जिसे उन्होंने कभी पैसे देकर जिंदगी से बाहर किया था। बोलो, माइकल ने कहा। आवाज में दबी हुई नाराजगी साफ थी। सब बताओ, एंड्रिया। मुझे लगता है तुम्हें पहले बोलना चाहिए, एंड्रिया ने जवाब दिया, अपने हाथ से लियाम को थामे रखा। अपने बेटे को बताओ कि तुमने हमें क्यों छोड़ दिया। मैंने नहीं छोड़ा। माइकल ने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे कभी पता ही नहीं था कि उसका कोई वजूद है, जिसे तुम जानते ही नहीं, उसे कैसे छोड़ सकते हो? एंड्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं, निराशा से भरी हुई। तुम चाहते हो मैं मान लूं कि मैंने तुम्हें दर्जनों बार कॉल किया, चिट्ठियां लिखी, कभी जवाब नहीं मिला। 8 महीने की प्रेगनेंसी में तुम्हारे घर गई, और तुम कहते हो तुम्हें कुछ पता नहीं था। मैंने कभी कोई कॉल या लेटर नहीं देखा, माइकल ने कहा। और तुम घर आई थी, ये भी याद नहीं मुझे। याद रहता? ये झूठ बोल रही है माइकल, एवलिन ने बीच में कहा, वही पुराना ठंडा लहजा। ये सिर्फ पैसे ऐंठने की साजिश है। एंड्रिया की नजर अब उस बूढ़ी औरत पर टिक गई, और उसका चेहरा पुराने दर्द से सख्त हो गया। तुमने ही मुझे भगाया था, कहाँ था? माइकल को मुझसे और इस बच्चे से कोई मतलब नहीं। बेहुदा बात है, एवलिन ने तिरस्कार से कहा। माइकल ने हाथ उठाकर अपनी मां को चुप करा दिया। वो धीरे धीरे लियाम के पास गया, अब उसकी शक्ल को एक नई नजर से देख रहा था। समानता इतनी गहरी थी, जैसे वो खुद का छोटा वर्जन देख रहा हो। तुम सच में 12 साल के हो? उसने धीरे से पूछा। लियाम ने सिर हिलाया। उसकी पहले की हिम्मत अब इस टकराव के सामने फीकी पड़ चुकी थी। मेरी बर्थडे 15 जनवरी है। माइकल ने तुरंत दिमाग में हिसाब लगाया, और उसका पेट मरोड़ने लगा। टाइमलाइन बिल्कुल उस गर्मी के साथ मेल खा रही थी जब एंड्रिया उसकी जिंदगी में थी। यानी, माइकल कुछ कहता, उससे पहले एंड्रिया बोल पड़ी।
मैं तुम्हारे गायब होने के 1 हफ्ते बाद प्रेग्नेंट होने का पता चला और ठीक उसी वक्त मुझे कॉलेज शुरू करना था। स्कॉलरशिप तो वैसे ही बेकार गई। मैं गायब नहीं हुआ था, माइकल ने जोर देते हुए कहा। आवाज में अब भी उलझन साफ झलक रही थी। तुम गायब हुई थी। मैं न्यूयॉर्क में अपने पापा के फ्यूनरल से लौटा और तुम जा चुकी थी। ना कोई नोट, ना अलविदा। तुम्हारा फोन बंद था। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम स्कूल के लिए जल्दी निकल गई हो और अब कोई संपर्क नहीं चाहती। एंड्रिया उसकी ओर देखती रही। पहली बार उसकी निश्चितता डगमगाई। मेरी माँ ने तुमसे यह कहा। कमरे में एक ठंडी चुप्पी छा गई। माइकल की बातों का मतलब दोनों के बीच फैल गया। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। जेराल्ड टर्नर अंदर आया। चेहरा गंभीर था। माफ कीजिए माइकल, लेकिन प्रेस का माहौल बेकाबू हो रहा है। वे बयान मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेरेमनी की वीडियो वायरल हो रही है। माइकल ने आंखें बंद कर लीं। पूरा पब्लिक रिलेशन संकट उस पर लद चुका था। जेंसन मर्जर, कंपनी के शेयर, फाउंडेशन की इमेज, सब कुछ एक पल में खतरे में आ गया। हैंडल करो इसे, जेराल्ड, माइकल ने सख्ती से कहा। अभी कोई कमेंट नहीं परिवार की ओर से। हेल्थ इशू कहो, टेक्निकल प्रॉब्लम कहो, जो कहना है कहो। जैसे ही टर्नर चला गया, माइकल का फोन लगातार बजने लगा। बोर्ड मेंबर्स, इन्वेस्टर्स और मीडिया के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। इसीलिए गोपनीयता जरूरी थी, एवलिन ने ठंडे स्वर में कहा। अब देखो क्या गड़बड़ कर दी, इस बच्चे की वजह से। मेरे बेटे के बारे में इस तरह बात मत करो, एंड्रिया ने चेतावनी दी। अब वो एवलिन के सामने खड़ी हो गई। मां, माइकल ने कहा, आवाज शांत लेकिन भीतर से कांपती हुई। क्या आपको इसके बारे में पता था? लियाम के बारे में? एवलिन के चेहरे पर एक हल्की झिझक उभरी, लेकिन तुरंत उसने फिर से अपना भाव शून्य मुखौटा पहन लिया। बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो। लेकिन माइकल उस एक पल की झलक देख चुका था। गिल्ट की वो हल्की सी परछाई अपनी मां की आंखों में। तुम झूठ बोल रही हो, उसने धीरे से कहा। तुम जानती थी? इससे पहले कि एवलिन कुछ कहती, माइकल का फोन फिर से बज उठा। उसने स्क्रीन देखी और दबी आवाज में गाली दी। सैन डिएगो क्रॉनिकल। इन्हें मेरा प्राइवेट नंबर कैसे मिला? वो पत्रकार हैं, एंड्रिया ने कड़वाहट से कहा। लोगों को ढूंढना उनका काम है, जैसे उन्होंने मेरी मम्मा का सोशल मीडिया ढूंढ लिया। लियाम ने धीरे से जोड़ा। वो उन्हें और मुझे मैसेज कर चुके हैं। माइकल हैरानी से लड़के को देखने लगा। उन्होंने तुमसे सीधे संपर्क किया? तुम तो नाबालिग हो। मेरी दुनिया में आपका स्वागत है, एंड्रिया ने कहा, अपना फोन चेक करते हुए। 6 रिपोर्टर्स के मैसेज आ चुके हैं। मेरी कलीग ने बताया कि अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर न्यूज वैन खड़ी है। माइकल का सुरक्षा भाव जाग उठा। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। तुम लोग आज रात वहां वापस नहीं जा सकते। हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है, एंड्रिया ने थके हुए स्वर में कहा। तुम लोग 4 सीजन्स में रहोगे, माइकल ने फैसला सुनाया। मेरे नाम पर सिक्योरिटी तुम्हें एस्कॉर्ट करेगी। हमें तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, एंड्रिया ने कहना शुरू किया। यह दया नहीं है, माइकल ने बीच में काटा। यह डैमेज कंट्रोल है और लियाम इससे बेहतर डिजर्व करता है, बजाय इसके कि रिपोर्टर उसके दरवाजे पर खड़े हों। लियाम ने ऊपर देखा। चेहरे पर मिश्रित भावनाएं थीं। तो तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? माइकल ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो उसकी अपनी जैसी थीं। मुझे लगता है हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए ताकि सब कुछ औपचारिक रूप से साबित हो। लेकिन हां, मैं मानता हूं। माइकल की स्वीकारोक्ति से जैसे लियाम के कंधों से कोई बोझ उतर गया। उसने हिचकिचाते हुए अपनी मां की ओर देखा, जिन्होंने हल्की सी सहमति में सिर हिलाया। ये भावुक पारिवारिक मिलन तो बहुत मार्मिक है, एवलिन ने बीच में टोका। आवाज में व्यंग्य टपक रहा था। लेकिन कुछ व्यावहारिक चीजों पर भी ध्यान देना होगा। फाउंडेशन गाला अब भी चल रहा है माइकल। तुम्हारी गैर मौजूदगी नोट की जा चुकी है। मां, फिलहाल गाला मेरी चिंताओं में सबसे नीचे है। जेंसन मर्जर नहीं है क्या? एवलिन ने तीखे स्वर में पलटवार किया।
पीटर जेनसन अभी बाहर बैठा है और इस तमाशे को देख रहा है। सैकड़ों मिलियन डॉलर दांव पर हैं। माइकल एक पल को रुका। उसका मन दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक ओर तत्काल जिम्मेदारियां, दूसरी ओर एंड्रिया और लियाम के साथ रहकर पिछले 12 सालों के रहस्य को सुलझाने की ख्वाहिश। एंड्रिया ने उसकी उलझन समझ ली। जाओ, उसने धीरे से कहा, अपना काम संभालो। हमने 12 साल इंतजार किया है, थोड़ा और कर लेंगे। माइकल ने उसके चेहरे को देखा, वही चेहरा जो उसकी नींदों में सालों तक आता रहा था, जब वो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। कैसे मैं उसे उस कैफे में तुरंत पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें होटल भिजवाने के लिए अपना ड्राइवर भेजूंगा, माइकल ने तय किया। और जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, वहीं मिलूंगा। हमें बहुत कुछ बात करनी है। जैसे ही वो अलग अलग निकलने की तैयारी कर रहे थे, माइकल की असिस्टेंट जल्दी से अंदर आई, एक टैबलेट हाथ में लिए। सर, मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन थी। हैरिसन एयर्स का खुलासा, टेक मोगल से चैरिटी गाला में मिला उसका गुप्त बेटा। उसके नीचे एक फोटो थी। माइकल और लियाम स्टेज पर साथ खड़े, चेहरों की समानता साफ दिखाई दे रही थी। यह देश भर में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, असिस्टेंट ने घबराए स्वर में जोड़ा। एवलिन ने झपट कर टैबलेट छीनी। चेहरा फक पड़ गया जैसे जैसे वह आर्टिकल स्क्रॉल करती गई। यह तो पूरी तबाही है। बोर्ड इस स्कैंडल पर तो उछल पड़ेगा। यह कोई स्कैंडल नहीं है, मां, माइकल ने दृढ़ता से कहा, लियाम की ओर देखता हुआ। यह मेरा बेटा है। सुबह तक एंड्रिया के फोन पर मीडिया हाउस की 17 मिस्ड कॉल्स आ चुकी थीं। फोर सीजन्स की पेंट हाउस स्वीट से वह देख रही थी। लियाम किंग साइज बेड पर चैन से सो रहा था, बीती रात की भावनात्मक उथल पुथल से पूरी तरह थका हुआ। माइकल होटल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। आपातकालीन बोर्ड मीटिंग्स और डैमेज कंट्रोल ने उसे रात भर व्यस्त रखा। रात 2 बजे के आसपास उसने एक माफी भरा टेक्स्ट भेजा था। तभी एंड्रिया के फोन में नई नोटिफिकेशन आई। इस बार किसी रिपोर्टर से नहीं, बल्कि कैफे की डेनिस से। तुमने ये देखा? तुम्हारे बारे में बैकग्राउंड चला रहे हैं, किसी ने बात कर दी है। साथ में एक टैबलॉयड आर्टिकल का लिंक था। कौन है एंड्रिया सिमंस? हैरिसन के बेबी मामा की गुप्त जिंदगी के अंदर। उस लेख में किसी करीबी दोस्त के हवाले से एंड्रिया की आर्थिक परेशानियों, लियाम के जन्म के बाद की डेटिंग लाइफ, यहां तक कि माइकल के बारे में उसकी निजी बातें भी छापी गई थीं। एंड्रिया का पेट कस गया। ये सारी बातें सिर्फ एक इंसान जानती थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ताशा, जिससे उसने हर कठिन साल में अपने दिल की बात की थी। एक दस्तक ने उसकी सोच को तोड़ दिया। होटल स्टाफ एक अखबारों का ढेर लिए खड़ा था। मिस्टर हैरिसन ने ये आपके लिए भेजे हैं, मैम, एंड्रिया ने धन्यवाद कहा और पेपर टेबल पर फैला दिए। हर फ्रंट पेज पर वही कहानी थी, बस हेडलाइन अलग अलग। हैरिसन फाउंडेशन गाला में सीईओ का गुप्त बेटा सामने आया। सीक्रेट लव चाइल्ड स्कैंडल से टेक दुनिया में भूचाल। एक क्रूर टैबलॉयड ने तो यहां तक लिख दिया कि एंड्रिया ने पूरी घटना की योजना बनाई थी ताकि हैरिसन की दौलत का फायदा उठा सके। एक और रिपोर्ट ने दावा किया कि माइकल को पहले से सब पता था, लेकिन उसने अपने बैचलर इमेज को बचाने के लिए बेटे को छिपा कर रखा। सच किसी में नहीं था। सच तो एंड्रिया के मन में भी अब सवाल बनकर उठने लगा था। क्या वाकई माइकल ने उसके कॉल्स और लेटर्स कभी नहीं पाए थे? क्या उसकी मां ने झूठ बोला था माइकल से? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, क्या एवलिन हैरिसन ने ही पिता और बेटे को अलग किया था? सैन डिएगो की सुनहरी सुबह जैसे ही पेंटा हाउस को रोशन करने लगी, एंड्रिया ने एक फैसला किया। वह 12 साल पुरानी सच्चाई सामने लाकर रहेगी, चाहे सच कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, लियाम के लिए और शायद खुद के लिए भी। माइकल का ऑफिस हैरिसन एंटरप्राइजेस की टॉप फ्लोर पर पूरे सैन डिएगो बे को देखता हुआ। जहां आमतौर पर ये नजारे उसे शांत करते थे, आज उसका मन एक तूफान में घिरा था। डीएनए रिपोर्ट उसके डेस्क पर रखी थी। हालांकि उसे आंखों ने पहले ही यकीन दिला दिया था जब उसने लियाम को पास से देखा था। पितृत्व की संभावना 99
999% उसका बेटा, 12 साल का बेटा, जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता था। पीआर टीम का एक और कॉल आया, इस सुबह का तीसरा। मीडिया का पागलपन थमने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अब और भी तेज हो चुका था। जैसे जैसे परिवार के करीबी लोग अपनी कहानियां बेचने लगे थे टैबलॉइड्स को। माइकल ने कॉल को अनदेखा किया और लैपटॉप खोलकर एक वीडियो फाइल प्ले की, जो उसकी सुरक्षा टीम ने 12 साल पुरानी फुटेज के आर्काइव से निकाली थी। मकान के मुख्य गेट की ग्रेनी फुटेज शुरू हुई। एक टैक्सी रुकी, एक युवा महिला उतरी, विजिबली प्रेग्नेंट, चेहरा बालों से आधा छिपा, इंटरकॉम में कुछ बोल रही थी। वीडियो की क्वालिटी खराब थी, पर माइकल ने एंड्रिया को तुरंत पहचान लिया। फुटेज कटी और अगला सीन दिखा। एंड्रिया को सिक्योरिटी गार्ड्स ने गेट पर रोका हुआ था। वह गर्भ पर हाथ रख प्लीडिंग करती रही, पर एक गार्ड ने सख्ती से सिर हिलाया। दूसरा गार्ड वॉकी टॉकी पर कुछ कह रहा था। कुछ मिनट बाद एक ब्लैक टाउन कार आई। एवलिन हैरिसन उतरी, चेहरा सख्त और रूखा। ऑडियो नहीं था, पर बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। एंड्रिया कुछ बोलने की कोशिश करती रही, लेकिन एवलिन बार बार हाथ से उसे चुप कराती रही। आखिरी सीन में एवलिन ने एंड्रिया को एक लिफाफा दिया। एंड्रिया के कंधे झुके और वह टैक्सी में बैठकर चली गई, हार मानकर। माइकल ने लैपटॉप बंद कर दिया। चेहरा पीला पड़ गया, उसका सिर चकरा गया। एंड्रिया सच बोल रही थी। वह घर आई थी और उसकी मां ने उसे भगा दिया था। एक हल्की दस्तक ने उसे वर्तमान में लौटाया। मिस्टर हैरिसन। मिसेस हेरेरा, उम्रदराज हाउसकीपर, दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूं? माइकल ने उन्हें अंदर बुलाया। मिसेस हेरेरा उसके जन्म से पहले से ही इस परिवार में थी। क्या है मिसेस हेरेरा? उन्होंने डिब्बी डेस्क पर रख दी। ये मैं तुम्हें सालों पहले देनी चाहती थी, लेकिन तुम्हारी मां। उनकी आंखें भर आईं। अब मैं चुप नहीं रह सकती। माइकल ने डिब्बी खोली और अंदर जो देखा, वह हैरान रह गया। ये क्या? वह सिहर उठा। पार्ट 2 समाप्त। जाने क्या था उस डिब्बी में जो सबकी जिंदगी बदल देगा। पार्ट 3 में। कल फिर मिलते हैं।